हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सबका ये प्रश्न रहता है कि परफेक्ट उत्तर कैसे लिखा जाए। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी को डेडिकेटेड है। देखो, परफेक्ट आंसर राइटिंग के लिए ये 6-7 मूल तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट हैं, जिनको वाइल आंसर राइटिंग आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक एक करके सारे आंसर, सारी कीवर्ड्स को और सारे ये एलिमेंट को मैं एलोबरेट करूंगा थ्रू आउट वीडियो लेक्चर। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। पहला है कि सबसे पहले हमें प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उत्तर का स्ट्रक्चर कैसे सुनिश्चित करना चाहिए, लैंग्वेज और क्लैरिटी को कैसे ध्यान में रखा जाए, उत्तर को सुसज्जित कैसे बनाया जाए, समय प्रबंधन कैसे करा जाए, उत्तर में संतुलन और निष्पक्षता को कैसे ध्यान में रखा जाए, और उत्तर में कैसे नवीनता लाया जाए, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन आपका कैसे होना चाहिए, ताकि जो आपके कंपटीटर एस्पिरेंट्स हैं ना, उनसे 1 नंबर या 1.5 नंबर आपका एक्स्ट्रा आ जाए। बस इसी से इतना ही लीड करते जाओगे ऑन एवरेज, तो आप एग्जाम में सक्सीड कर जाओगे और बढ़िया रैंक आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो भी प्रश्न थे, जो भी क्वेरी थी, चाहे आप जो लोग भी हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, या व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट करते हैं कि उत्तर कैसे लिखा जाए, ये इसको हम देखते हैं। पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो, हमेशा कई बार मैं एग्जांपल ही देता हूँ कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, 1857 जब इस पे लिखेंगे, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों की व्याख्या करनी है। दैट मीन्स आपका जो वेटेज है, आप जो शब्द डेडिकेट करोगे, उन शब्दों में से 80% वेटेज जो है असफलता के कारणों पर आपको देना है। बाकी 10% आपको इंट्रो और कैसे शुरुआत होता है किन कारणों के साथ, और 10 से 12%, और यहीं 8 से 9% आप नीचे यहाँ पे 9 से 10% आप निष्कर्ष में दे सकते हो। बाकी असफलता का कारण पे ज्यादा आपको फोकस होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिखेंगे कि 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, पूरा घटनाओं का क्रोनोलॉजी लिखेंगे। फिर उसके 57 की क्रांति की शुरुआत होने के पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक तत्कालिक कारण लिखेंगे। उसके बाद असफलता के कारण लिखेंगे। तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको कोर डिमांड को समझना है कि प्रश्न मूलतः कर क्या रहा है। इसके साथ साथ जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जिनको टेल वर्ड्स भी बोला जाता है, मैंने पहले टेल वर्ड्स से आपको परिचय कराया था, परिचित कराया था माय डियर फ्रेंड। टेल वर्ड्स को पहचानना होता है कि क्या डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, एनालाइज करने के लिए बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, एलोबरेट करने के लिए बोल रहा है। इन सारे टेल वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना उत्तर लिखना चाहिए। और टेल वर्ड्स का क्या अर्थ होता है, कैसे हम उसको एक दूसरे से छांटते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रख चुका हूं, उसको आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, ये बात आ गई कि प्रश्नों, पहला हमारा स्टेप है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न के मूल डिमांड को पढ़ना है, और उसका टेल वर्ड्स की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब देखिए, अब मेन बात आ जाती है कि देखो, कभी भी बच्चे जैसे ऑफलाइन में आते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो उनका मेन प्रॉब्लम होता है ना, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मेन प्रॉब्लम होता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी उत्तर लिखो तो उससे पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लो। बिना रफ वर्क किए हुए आपको उत्तर लिखना शुरू नहीं करना चाहिए, बड़ा उत्तर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको जब रफ वर्क कर लोगे, स्ट्रक्चर बना लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि प्रश्न का एक तो मूल डिमांड क्या है, और उन मूल डिमांडों के अनुसार यदि आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपको थ्रू आउट आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। बहकाव नहीं होता, और इजीली जो भी आप ऑब्वियस साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से पढ़ते आ रहे हो, तो ऑब्वियस जो आंसर राइटिंग करोगे, उससे जो है अपने शब्दों के माध्यम से अपने नॉलेज को उरेकित करोगे, वो सार्थक सिद्ध होगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आप स्टिक रहोगे क्वेश्चन के सेंट्रल डिमांड के साथ। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो परिचय, पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आपका संक्षिप्त और प्रभावी, शुरुआत प्रभावी होना चाहिए। और इसमें देखो, सबसे अधिक प्रभावी, जैसे मान लो कि हमारा अभी चौथा टेस्ट हुआ है, तीसरा टेस्ट का मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने दिया था कि एक प्रश्न था 38 नंबर का, कि बिहार में किसान आंदोलन इस टॉपिक पे निबंध लिखना है। 38 नंबर का मैंने दिया था जीएस के प्रश्न में।
तो निबंध लिखना है तो बच्चे क्या करें कि बिहार में किसान आंदोलन का केवल उन्होंने ऐतिहासिक आयाम लिखा था और शुरुआत बस करी थी अंग्रेजी पीरियड से। लेकिन बिहार एक एग्रीग्रियन सोसाइटी है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, और क्यों इसके एग्रीग्रियन सोसाइटी के राह में अगर कोई रोड़ा पैदा होगा तो किसान आंदोलन को जन्म दे सकता है, इसको जस्टिफाई करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस बताओगे कि बिहार की 77% भूमि पे एग्रीकल्चर होता है, 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर में एफिलिएटेड हैं, और ये अपने जीएसडीपी में इसका योगदान, एग्रीकल्चर का योगदान 20% के बराबर है। ठीक है, तो ये अपने आप में कृषि की महत्ता को दर्शाता है, और कैसे यदि इसके राह में कोई रोड़ा और व्यवधान पैदा होता है तो किसान यहाँ पे एजिटेशन करने को क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, और किसान एजिटेशन का जन्म हो जाता है। फिर आप ऐतिहासिक आयाम लिखते जाओ, पूरा अपना आप मौर्यन पीरियड से लिखो, प्राचीन काल से लिखो, फिर आप मिडाइवल पीरियड में आओ, फिर आप प्रेजेंट में आओ किसानों के समय, फिर यहाँ पे आओ अभी वर्तमान में समसामयिक घटनाओं का उल्लेख करो। 2017 में एमएसपी को लेके जो क्या हुआ था, फिर 2020 में जो 3 एग्रीकल्चर कानून आए थे उनको लेके कैसे विरोध स्वरूप किसानों ने आंदोलन किया, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इसको जस्टिफाई आप कैसे करोगे? कोई परिभाषा लिखो, कोई तथ्य लिखो, रिपोर्ट लिखो, या उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका इंक्लूसिव होता है और ये प्रभावी भी शुरुआत होता है परिचय का। इसके साथ साथ जब आप मुख्य बॉडी में आते हो ना, तो हेडिंग और सब हेडिंग के साथ आपको लिखना चाहिए। बहुत बच्चे, एक छात्रा आती है, एक बहन आती है, वो आंसर राइटिंग करती हैं तो जानकारी उनको ठीक है, बट वो पैराग्राफ में ज्यादा लिखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आप पैराग्राफ में लिख रही हो, कंटेंट भी आपका सही है, बट फ्लो चार्ट और बुलेट पॉइंट के साथ लिखोगे तो वो ज्यादा क्या होगा, कैची होगा, और कम शब्दों में ही आप ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को परोस सकोगे। इसके साथ साथ जो भी तथ्य हैं, उदाहरण हैं, डेटा है, रिपोर्ट्स है, जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट्स, एनसीआरबी का रिपोर्ट, एसडीजी का रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह का आदि आप उपयोग कर सकते हो। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वट एवर यू हैव स्टडीड इन करंट अफेयर सेक्शन फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। तो सारे रिपोर्ट्स और सारे डेटा आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, और कोई डेटा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें क्या करोगे आप, लगभग वगैरह लगा दोगे, है ना, लगभग इतना %, इतना फीसदी योगदान है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ लिए, अब उनको लगता है कि वो मेंस में काम नहीं देगा। मेंस में इक्वली इंपॉर्टेंस है उसका, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तर जो है संतुलित और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ लिखना चाहिए। दैट मीन्स जो भी टॉपिक है उसका सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, रिलेवेंसी के अनुसार बनते हैं, तो उसको आप लिखो। ठीक है, बात आएगी समझ में? तो मुख्य बॉडी को कैसे ल्यूक्रेटिव बनाना है, कैची बनाना है, इसके बारे में आपने देख लिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष जो है आपका सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बिहार की वर्तमान दशा और दिशा पे कोई आपको टॉपिक दे दे लिखने के लिए, और आप लिखते हो कि बिहार में अंधेरा कायम है और अंधेरा कायम रहेगा, यहाँ पे आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही है, यहाँ की सोसाइटी हमेशा लिबरल सोसाइटी बनी रहेगी, और पता नहीं क्या क्या आप मतलब पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ पूरा लिख दिए, और सामने वाला आपका जो निष्कर्ष है वो पढ़ के शोक संतप्त हो गया, तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ये क्या होता है, पेसिमिस्ट अप्रोच होता है, नकारात्मक अप्रोच होता है। तो नहीं, सकारात्मक अप्रोच के साथ आपको लिखना चाहिए। बिहार संभावनाओं की भूमि है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे कुछ गलतियां करी जा रही हैं, ये राजनीतिक उपेक्षाओं और प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार रहा है, लेकिन यदि इसको समय पे ध्यान में रखा गया और इसको मिटिगेट करके इसके विकास के लिए कार्य करे गए, तो निसंदेह जैसे प्राचीन काल में बिहार भारत का सिरमौर हुआ करता था, भारत का चमकता ललाट था, वैसे ही आने वाले समय में भी होगा। तो ये क्या होता है, भविष्योन्मुखी अप्रोच होता है, सकारात्मक अप्रोच होता है। ठीक है, शोक संतप्त करने वाला निष्कर्ष आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भविष्य के संभावनाओं पर केंद्रित निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए। और इसमें भी, निष्कर्ष में भी, आप संविधान, नीति आयोग की सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इसके साथ साथ गांधी, अंबेडकर, कलाम आदि के विचार भी जोड़ के इसको काफी ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हो। तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर आपको कैसे करना है, कैसे आपको आपका मुखड़ा लिखना है, डेट मीन्स परिचय, मेन बॉडी में कैसे लिखनी है, और निष्कर्ष कैसे लिखना है, ये हमने देख लिया।
अब बात आ जाती है लैंग्वेज की और क्लैरिटी की। देखो लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज लिखो ना, वो सिंपल होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही पठनीय होना चाहिए कि ले मैन भी उसे क्या कर ले, पढ़ ले। ये नहीं कि आप पता नहीं क्या लिख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड लिख रहे हो, आप ही लिख रहे हो और आप ही पढ़ोगे। तो एकदम से सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, और क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो इसके साथ साथ ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ग्रामेटिकल एरर वगैरह करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर क्या होता है? ये आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा और पहले ही आपका 2 नंबर 3 नंबर कटने की संभावना बढ़ा देगा। तो भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। कठिन शब्दों से बचें, बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, और संक्षिप्त, तार्किक और सारगर्भित उत्तर लिखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके वाक्य छोटे होने चाहिए, प्रभावी हो, उसमें स्पष्टता हो और प्रवाह भी हो। डेट मान लीजिए कि यदि आप कोई पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, तो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में आपका क्या होना चाहिए? कोई कोरिलेशन दिखना चाहिए। ये नहीं कि कट जा रहा है और एक नया टॉपिक वहां से शुरू हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इनहेंस योर आंसर, बुलेट पॉइंट और डायग्राम का यूज हो रेलेवेंसी के अनुसार। यहां पे देख लो, जब मैंने लिख दिया जब आवश्यक हो, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप या टेबल का प्रयोग करें। केस स्टडी और एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें उदाहरणों के रूप में समसामयिक घटनाएं, ऐतिहासिक संदर्भ, रिपोर्ट या योजनाओं को आप जोड़ सकते हो। इसके साथ साथ संबंधित आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, संविधान के अनुच्छेद और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का भी आप संदर्भ देके अपने उत्तर को क्या कर सकते हो? सुसज्जित बना सकते हो माय डियर एस्पिरेंट, ठीक है। बात आ रही है समझ में? अगला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखो आपको जो प्रति दीर्घ उत्तर मिलेगा वो 22 से 24 मिनट का समय मिलेगा। तो आप आंसर राइटिंग खुद से कर रहे हो, किसी कोचिंग में कर रहे हो, किसी मेंटर के पास कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि 22 से ज़्यादा मिनट आपका ना लगे और पूरा जो उत्तर है दिए गए प्रश्न का वो लिख सको, ठीक है। और लघु उत्तर के लिए आपको 4 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। आप डिसाइड कर लो, 22 मिनट आपको मिल रहा है एक उत्तर के लिए, इसी को बांटा गया है 5 छोटे छोटे आंसर में, तो इसके लिए आपको वहीं 4 मिनट के आसपास, 4 साढ़े 4 मिनट के आसपास मिलेगा, ठीक है। पहले आसान प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर कठिन प्रश्नों पर जाएं। पहले ये था कि हमें नंबरिंग करने में दिक्कत होती थी, अब तो नंबरिंग करना ही नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन छपा रहता है आपके आंसर बुकलेट पे, ठीक है। तो आप जो भी आसान लगे उसी क्वेश्चन को पहले टैकल करने की कोशिश कीजिए। इसमें बैलेंस और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आपका संतुलन होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। व्यक्तिगत राय से बचें। पहले जब पिछले साल 2024 में 17वीं के लिए आंसर राइटिंग हमारे यहाँ चल रही थी, तो कुछ बहनें आती थी, वो लिखती, मतलब उनमें अपनी राय दे देती थी कि मेरी राय के अनुसार। तो ऐसा भी नहीं लिखना है। आप जो भी राय दो, जो भी तर्क दो, उसको जस्टिफाई करोगे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, रिपोर्ट के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ नकारात्मकता से बचें। संविधान और लोकतंत्र, सतत विकास, समावेशिता जैसे मूल्यों को महत्व दें अपने आंसर राइटिंग में, ताकि आपका आंसर राइटिंग क्या हो? इंक्लूसिव लगे और आशावादी लगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इनोवेशन की, इनोवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। मान लो वहीं फिर से 1857 की क्रांति के या 1917 की चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, मान लीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह में नवीनता लाने के लिए आप क्या करोगे? एनसीआरबी का डेटा दे दोगे, ठीक है। मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह ये पीजेंट एजिटेशन था, है ना, स्वतंत्रता संग्राम तो था नहीं। तो जो किसानों की उस समय दुर्दशा थी, कहीं ना कहीं अपने रूपांतरित रूप में आज भी बिहार के किसानों में विद्यमान है। तो कितने बिहार के किसान ऋण ग्रसित हैं, या ओवरऑल इंडिया की किसानों की बात करें तो आत्महत्या करते हैं, ठीक है। तो इसका डेटा वगैरह देके आप उसमें नवीनता ला सकते हो। हालांकि ये ऐतिहासिक टॉपिक है, कन्वेंशनल टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन इसमें नवीनता लाने के लिए करंट का इनपुट दे सकते हो, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और किसान सस्टेनेबल हिस्सा रहे हैं सोसाइटी के प्राचीन काल से लेकर अभी तक, ठीक है। और बिहार के लिए तो और ही, जहाँ की 80% जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एफिलिएटेड है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार की योजनाओं या वैश्विक उदाहरणों का आप संदर्भ अगर दोगे, तो आपकी आंसर राइटिंग काफी स्टैंडर्ड होगी और परफेक्शन के आसपास होगी माय डियर, ठीक है। बहुत परफेक्ट कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती है। तो हो सकता है कि आपका अप्रोच सामने वाले को उतना पसंद ना आए जितना आपने आशा किया हो,
लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड अगर मेंटेन रहेगा तो वो मजबूर रहेगा कि हाँ इसको एवरेज और बढ़िया नंबर दिया ही जाए माय डियर एस्पिरेंट। आई होप कि आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें थी मैंने उसको टच किया, उसको सॉर्ट आउट करने के तरीकों को बताया, और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते होंगे उसको भी मैंने कन्वे कर दिया अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इसके अलावा यदि कोई ऐसा मुद्दा है जो छूट गया है और आप चाहते हो कि उस पर क्लैरिटी हो जाए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके थ्रू आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। एक मिसकंसेप्शन जो है मैं तोड़ना चाहूंगा कि बहुत बच्चे कहते हैं कि खाली आंसर राइटिंग से हम एग्जाम पास कर लेंगे। देखो, आंसर राइटिंग से पहले आपका खूब गहन अध्ययन काफी जरूरी है। आंसर राइटिंग बस टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है और ये देखा जाता है कि आप जो नॉलेज गेदर किए हो किसी पार्टिकुलर टॉपिक से संबंधित, वो दिए गए समय में समय प्रबंधन के साथ लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, इससे अलावा कुछ नहीं। ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं हो पा रहा ना, यही सब जज किया जाता है। ये नहीं कि आप कुछ पढ़े नहीं हैं और बस आंसर राइटिंग करने बैठ गए तो डेली पढ़ रहे हैं डेली लिख रहे हैं, तो ये वाला तरीका थोड़ा सा मतलब वो नहीं है। ये मतलब ग्रेजुएशन का और कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि 4-5 प्रश्न पढ़ लीजिए उसी में आ गया। बहुत ही डायनेमिक है, पूरा सेकंड पेपर डायनेमिक है। हाँ, अगर किसी की आजकल मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं कि हाँ किसी की बहुत पहुंच है और उसी का कोई क्वेश्चन उठा के आयोग पूछता है, चाहे वो शिक्षक हो या संगठन हो या कुछ भी हो, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एज अ बड़ा भाई और एज अ मेंटर आपको ये गाइड करने की कोशिश करूँगा, कहूँगा कि पढ़ाई आपकी निरंतर चलती रहनी चाहिए। कम से कम 2 न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डेली पढ़ो, करंट पे कमांड रखो, स्टैटिक पॉइंट को बढ़िया से समझ लो। जो भी थोड़ा सा ये कहिए कि क्लैरिटी नहीं है किसी भी टॉपिक से संबंधित, वो क्लैरिटी कर लो, और उसके साथ साथ करंट के इनपुट के साथ आप आंसर राइटिंग करोगे तो आप जरूर सफल होगे। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।